गया तुम लोग को थर्ड क्लास, करेक्ट? यस्टरडे वाज योर सेकंड क्लास, टुडे इज योर थर्ड क्लास, यस। कल जो पढ़ाया गया था तुम लोग को उसमें लास्ट टॉपिक एंग्लो पंजाब था। जानबूझ के इसलिए मैंने स्लाइड यहाँ पे लिया है ताकि थोड़ा सा एक तुम्हारा वो हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार हुआ था 1846 और 1845 to 46, क्योंकि तुम जानते हो कि पंजाब के जो फाउंडर थे वो रंजीत सिंह थे और गजब के थे रूलर, बहुत स्ट्रांग रूलर थे, बहुत एफिशिएंट रूलर थे, बहुत कैपेबल थे और उनका जो आर्मी सिस्टम था बहुत तगड़ा था। संघाचार्य मिसल से वो बिलोंग करते थे। तुम लोगों को बताया गया बहुत सारा कन्फेडरेसी था, मिसल्स था। अब मिसल्स के बारे में जो भी होगा वो फैक्चुअल में तुम लोग को पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। बस तुम खाली जो छोटे छोटे चीज़ है वो वर्ड से फैमिलियरिटी मिलते जाए, ठीक है ना। हड्डी तैयार हो रहा है, बोन मांस अपने आप भर जाएगा, बॉडी अपने आप बन जाएगा। तो हमने देखा था कि फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार में उसके बाद जो सक्सेसर रहे हैं उतना एफिशिएंट नहीं रहे, चाहे वो खड़क सिंह हो, ननिहाल सिंह हो, शेर सिंह हो, दलीप सिंह हो, ठीक है। ये खालसा को उतना बढ़िया से कंट्रोल करके रख नहीं पाए, इसलिए ब्रिटिश को मौका मिल गया पंजाब को आक्रमण करने का, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ और कैप्चर कर लिया इसने। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ, क्यों? क्योंकि लगा कि यार भाई हमारा लाहौर ले लिया, वही ग्रेटर पंजाब, पूरा पंजाब की बात करो पंजाब, तो लाहौर का लेना बेइज्जती वाला बात है, क्यों? लाहौर गढ़ था, याद करो रंजीत सिंह ने लिया था लाहौर को। बाद में क्या हुआ, समीकरण चेंज हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वार में हार गए ये लोग, पंजाब सिक्स लोग, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो दलीप सिंह थे रूलर और रानी जिंदल, उसको एग्जाइल में भेज गया लंदन, और जहाँ पे क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि वो पंजाब जो एनेक्स करके ब्रिटिश ने रख लिया था उसको कमिश्नरी में डिवाइड कर दिया, और अभी कमिश्नरी समझोगे तो मोर और लेस थोड़ा डिफरेंट है। किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शनल विद्यार्थी है उससे तुम पूछोगे तो तुमको बता देगा, हालांकि हम भी बता देंगे, हम पढ़े हुए हैं उस चीज़ को, मगर तुम्हारा जो नॉलेज है उस नॉलेज में अभी इतना ही समझो कि ये यूटी के लगभग बराबर है, इंडियन टेरिटरी के, क्यों? आसान होगा तुम लोगों को समझना। और फर्स्ट कमिश्नर कौन थे? जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो चुका था क्लास में। देखो अब नया चीज़ आएगा, समझो, लॉर्ड डलहौजी, अब बहुत बड़ा नाम है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल चला है 1848 से 1856, ये एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है 1857 होने में। देखो एक साल बाद विद्रोह हो गया है, मगर विद्रोह तो एक दिन का चीज़ नहीं होता है, जानते हो तुम लोग, एक प्रोसेस है, यानी कि अकुमुलेट हो रहा है। सभी चीज़ तो देखे ही हो तुम लोग ना, गुस्सा एंगर आ रहा है, एक बार फूट जाएगा, फिर कोई इमीडिएट रीजन से फूट जाएगा, मगर उसका बहुत दिन से चल रहा है। इनका जो रोल रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से रहा है। पहले हम लोग पॉजिटिव पे बात करते हैं। देखो पॉजिटिव क्या कि इन्होंने डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, बिल्कुल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इनको ही जाता है, इन्होंने 2 किया था, बम्बई टू थाने तो किया ही था, साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में भी किए थे, जिसके बारे में मैं फैक्चुअल में तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में। उसका पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ भी इन्होंने डेवलप किया था। पोस्टल सिस्टम जानते हो, जो बाय पोस्ट आता है, पहले मनी ऑर्डर सब आता था ना एक समय में, अब तो गूगल पे हो गया है, गजब रिप्लेसमेंट है ना। देखो तुम लोग देख रहे हो किस युग को तुम लोग विटनेस कर रहे हो, गूगल पे है, बताओ, इट्स वेरी डे, पेटीएम है, कितना चेंज है, मैसिव चेंज है, बस मात्र तुमको ये 10 साल में देखने को मिल गया है सब चीज़। पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट, टेलीग्राफ सिस्टम का डेवलपमेंट इनको ही श्रेय जाता है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे रोड का हुआ, ब्रिजेस का हुआ, जो कि ट्रेड और कॉमर्स को फैसिलिटेट कर दिया, समझे। उसके बाद तुम्हारा पब्लिक ऑर्डर डिपार्टमेंट, PWD बोलते हो जिसको, है ना, PWD वही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये तुम्हारा। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट हुड डिस्पैच 1854 में। हुड डिस्पैच मतलब क्या कि इंपॉर्टेंट स्टेप था मास एजुकेशन के लिए, कॉमन इंग्लिश एजुकेशन। तुम लोग जो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ते हो बाबू, इसका नींव यहीं पर रखा गया था, और तुम इंडियन पेनल कोड भुगते रहते हो, है ना। लॉर्ड मैकेले यही टाइम आए थे, लॉर्ड मैकेले बताए थे, कभी लॉ कमीशन के मेंबर थे। लॉ कमीशन अभी तक चलता है तुम्हारा, अभी तक जो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है वो सब ब्रिटिश का विरासत का चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो समझ गए हुड डिस्पैच। अब बताएंगे किस तरह का उस समय डिबेट था, एजुकेशन को जो डिबेट था, और सिविल सर्विस में किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए, वो सभी जिक्र होगा थोड़ी देर बाद। 1854 में वो डिस्पैच हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेप है मास एजुकेशन के लिए। उसके बाद देखो कोमल, हर समय हम बोलते रहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, है ना, उनका अहम भूमिका था, और वो भी डलहौजी के टाइम में थे। डलहौजी के टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856, हमेशा हम चर्चा करते हैं। 1829 का भी चर्चा करते हैं, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट,
ठीक है, सती प्रथा खत्म करने के लिए। उसमें विलियम बेंटिक साहब थे और हमारे जो इंडियन बहुत बड़े जो थे राजा राम मोहन रॉय। तो अन सिमिलर लाइन विडो री मैरिज एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो ना। उसके बाद तो समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ इनका अहम भूमिका है ना। पॉजिटिव है कि नहीं है? नेगेटिव भी है। इन्होंने क्या किया कि एनेक्सेशन का पॉलिसी, इम्पेरियलिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर थे जी वो, समझ गया, गजब का एनेक्सेशन करते थे, पूरा साम्राज्य को अपना हाथ में रखना, जल से, थल से, बल से, किसी तरह भी। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। यदि एडॉप्टेड सन को कभी सक्सेसर नहीं मिल सकता उपाधि, मेरा जो ब्लड रहेगा वही होगा सक्सेसर, यदि मेरा नहीं है सक्सेसर तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश को। जैसे एग्जांपल क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से कितने स्टेट गवाए है, तो झांसी है, सतारा है, समझे। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये था कि ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, जैसे अवध का बताया थे, सिंध का बताया थे, तो याद आए तो मिस गवर्नेंस है, रूल कर लो। तो ये जो तरीका था, ये दलाव जी का एक ऐसा तरीका था जिसकी वजह से साम्राज्य को एनेक्स करना चाहता था, ये पूरा कब्जा के अपना अंदर रख लिया। अरे कि समझ रहे हो ना। अब देखो अभी तक तुम लोग को जानकारी क्या मिला, इन्फॉर्मेशन टिल नाउ, जो तुम लोग देखो, ये तुम लोग को मतलब तैयारी के लिए, तुम्हारा ब्रेन का वो करने के लिए एक क्विक रिवीजन। रॉबर्ट क्लाइव बहुत एक्टिव थे बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, उसका फिर बक्सर हुआ, है ना। वारेन हेस्टिंग रिमूव किए डुअल सिस्टम को, तुम लोग जानते हो, और ये एक्टिव थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो हार के आ गए थे, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को, हाँ बिल्कुल याद करो सभी चीज़ को, 1992 वाला। लॉर्ड वेलेस्ली लास्ट वाले थे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। देखो तुमको इस तरह याद करना होगा, देखो तुम रट नहीं सकते हो, बहुत सारे गवर्नर जनरल आए हैं इंडिया में। यदि मैं बताऊंगा सब तरीका बताऊंगा, इसलिए मैं बार बार लिखा हूँ यहाँ पे, यही रीज़न है। देखो कभी कभी अभी नहीं पूछता है, पहले यूपीएससी में पूछता था क्रोनोलॉजी कौन से पहले आए हैं, ठीक है, अब चेंज हो गया पैटर्न। अब मगर तुमको जानना तो पड़ेगा बहुत सारा चीज़, और कब जानोगे, रटने से नहीं होता। सिविल सर्विस रटने वाला चीज़ नहीं है, सिविल सर्विस लिंक करने वाला चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में। तो यदि तुमको मेजर इवेंट याद रहेंगे तो अपने आप तुमको ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय सब अपने आप याद आ जाएगा। जब से गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन हुआ था उस समय कौन था, तो अपने आप उस तरह याद होगा जो मेजर इवेंट। यही कारण होता है कि जब पढ़ाते यूरोप का तो इंडिया से लिंक करते हैं। क्या कारण है कि एट द सेम टाइम जब हम इवेंट को लिंक कर लेंगे ना तो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। आर गेटिंग मी? तो यही इसलिए तुमको यहाँ बोला गया कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में वेलेस्ली थे, ऑटोमेटिकली हो गया। वेलेस्ली थे तो 1799 वहाँ कि नेपोलियन चल रहा है वहाँ पे, तो देख लो कैसे लिंक हो रहा है। इस तरह लिंकिंग करना होगा तुमको, और आने वाले समय में करेंगे, फैक्चुअल भी पढ़वाएंगे तो बहुत सारा चीज़ लिंक होगा। अब उसके बाद देखो चार्ल्स नेपियर 1843 में ये बोला ना एनेक्सेशन हमको नहीं करना है, हम फिर भी करेंगे क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे रशियन पेरिल हो रहा है अफगानिस्तान। देखो तो देखो बाबू यही चीज़ था। लॉर्ड डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं जो कि एक अहम भूमिका अदा की है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया, ठीक है। भारत में 1848 में आए और 1856 तक रहे हैं, ठीक है। इम्पेरियलिस्ट थे, इम्पेरियलिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर थे, इनका एकदम ऊपर का इम्पेरियलिस्ट थे, मगर इनका बहुत सारा स्टेप जो है वो पॉजिटिव भी है, जैसे बता चुके हैं तुम लोग को। तो नेगेटिव रोल देखो इनका, ये एक नंबर के इम्पेरियलिस्ट थे, स्ट्रिक्ट सेंस में इम्पेरियलिस्ट थे, ठीक है। और ये कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते थे, ठीक है, टेरिटरी को एक्वायर करने में, यानी कि जहाँ मौका मिले हड़प लो, ठीक है। इनका एनेक्सेशन करने का तरीका दोनों ही था, पीस और योर फाइट, वार, पीस से भी और वार से भी, कैसे भी लेना है। देखो इन्होंने बहुत सारा मैकेनिज्म इसलिए बनाया ताकि अपना इम्पेरियलिस्टिक गोल्स को, टारगेट को पूरा कर सके। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स एनेक्स कर लिया मिस गवर्नेंस से, या फिर वार कर दिया, फिर जीत के अपने आप साम्राज्य में हासिल कर लिए। जैसे पीस से क्या हुआ, तो दोनों पे ही तुम्हारा जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वार और पीस पे। तो पीस पे यही तो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। आराम से छीन तो नहीं रहे हैं, छीन तो रहे, हाँ बिल्कुल छीन तो नहीं रहे हैं, बस आपका नेचुरल हेयर नहीं है इसलिए हम ले लिए, पीस तरीका है ये। देखो देखो देख रहे हो चालाकी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स वो तुम्हारा एनेक्सेशन था पीस के कॉन्टेक्स्ट में। ये पॉलिसी के अंदर जो भी रूलर थे स्टेट के जो मर गए विदाउट नेचुरल हेयर, विदाउट नेचुरल सक्सेसर बिड, उसका स्टेट क्या होगा, उसके एडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं जा सकता है। यदि हम किसी को एडॉप्टेड बोल दिए कि ये मेरा एडॉप्टेड नहीं, उसको नहीं जा सकता है कन्वेंशन के हिसाब से। और इस केस में ब्रिटिश आएगा, वो हथियार लाएगा।
और इस तरह इंडियन स्टेट बहुत सारे एनेक्स किए गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। वो सतारा है, झांसी है, जयपुर है इत्यादि। अब तुम लोग का कर्तव्य है कि ये सब जगह को जाकर माइंड में देख लेना है, मैप में कहाँ कहाँ है लोकेशन। इससे तुम्हारा एक पता चल जाएगा, ढांचा पता चल जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है कि ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल, वही मिस गवर्नेंस, वही हुआ मिस रूल। अवध को कर लिया आपने, है ना, उसके बाद फिर सिंध को भी किया आपने, है ना। तो ये जो पॉलिसी ऑफ डलहौजी हम बता चुके, ये एक रीजन बना 1857 का विद्रोह होने के लिए, बहुत बड़ा रीजन बना, फट गया पूरी तरीके से, गुस्सा एंगर निकल गया, समझे ना। और उसके बाद तुरंत क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 में, बोला ठहरो अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, प्रिंसली स्टेट जो भी है उनके राजा को सम्मान दो, इज्जत दो, टाइटल दो। रिलेशन कोड बनाया और वही तुम्हारा लगभग 90 साल तक गया है। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट अपने आप भी काम करता था। हाँ, उसका बहुत सारा फंक्शन करेगा ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश का तो अथॉरिटी में ही रहेगा, वो अपना संभाल रहा है। तो यही ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही ना फैब्रिकेशन को तोड़े हैं, इस समीकरण को तोड़े हैं। क्यों? एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसे तो बनेगा नहीं, जब अपने अपने करेगा फिर कंट्री कैसे बनेगा। और तुम्हारे जानकारी में हम ला दें, ये जो आज कुछ दिन पहले जो तुम लोग मनाए थे पोंगल, मकर संक्रांति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है सिर्फ, कि इन्होंने सोचा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या कॉमन चीज़ है, क्योंकि कल्चर कॉमन होना चाहिए ना। तो बहुत ढूंढे, पता चला कि यस ये चीज़ को सेलिब्रेट इस तरह किया जा सकता है, मकर संक्रांति। देखो चीज़ वही है, अलग अलग जगह हो रहा है, कॉमन चीज़ ढूंढ रहा है। ये होते हैं दूरदर्शी वाले नेता, बुझने आता है कुछ, इसलिए अभी खाली मकर संक्रांति नहीं बोलते हैं, अभी बोलते हैं लोहड़ी, अभी बोलते हैं मकर संक्रांति, पोंगल बोलते हैं, आसाम बोलते हैं, चारों जगह पे छुआ के नहीं छुआ, हो तो गया बात, बुझने आता है। कल्चर पे, कल्चर बाबू बहुत बड़ा चीज़ होता है, कल्चर तो तुरंत टच कर लेंगे तुमको। अभी हम छठ पूजा का बात किए तुरंत टच हो जाओगे हमसे, और अभी हम कोई भी नेटिव लैंग्वेज यहाँ का जो बोलेंगे तुरंत टच हो जाओगे हमसे, है पावर होता है। और ये चीज़, अच्छा कल तुम लोग नहीं थे, शाम को मैंने केस स्टडी दिया था बच्चे लोग को, 2015 का जो एथिक्स पेपर में पूछा गया केस स्टडी। तो उसमें मैंने यही बोला कि जब तुम केस स्टडी का बात होगा, जब तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, तो बाबू आर्टिकल 15-16 तो भाई तुम्हारे लिए समझने के लिए है, ठीक है ना, और इंटेलेक्चुअल को समझाने के लिए सही है, या फिर सेमी इंटेलेक्चुअल जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी है। और व्हाट अबाउट दैट इलिटरेट पर्सन, उसको तो बाबू सबरी का एग्जाम्पल देना होगा तुमको, उसको तो तुमको धर्म के साथ जोड़ना होगा, चाहे भगवान के साथ जोड़ो, चाहे खुदा के साथ जोड़ो। आई गेटिंग मी? यानी कि कल्चर रियली प्ले अ गुड रोल, वेरी क्रूशियल रोल। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं तो देखो खाली निगेटिव रोल ही तो नहीं है, पॉजिटिव रोल भी है। देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट तुम्हारा चलवा दिया ट्रेन मुंबई टू थाना। अभी भी तुम्हारा हिस्ट्री में आता है ये चीज़ 1853 में, है ना। टेलीग्राफ इंट्रोडक्शन करवाया, पोस्टल सिस्टम 1852 उसी समय में किया गया। हुड डिस्पैच जो बोल चुके हैं तुम लोग को, रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश को दिया गया कि आप मासेस को एजुकेट करिए, अगर मी एजुकेट करिए। उसके बाद देखो विडो रिवाइज एक्ट बता चुके हैं। उसका देखो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अभी तक है कि नहीं है, PWD अभी तक है तुम्हारा PWD, समझे ना, एवरी प्रोविंस में। और ये सभी एफर्ट के वजह से डलहौजी ने गजब कंट्रीब्यूशन किया है तुम्हारा इंडिया के डेवलपमेंट में। और इसलिए मॉडर्निटी जो बोलते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट, इनको श्रेय जाता है। यही कारण है इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। बड़ी बात है। और मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वेरी गुड, याद करना, छोटे छोटे चीज़ है, याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बाबू किस किस स्टेट को हथियाया ब्रिटिश ने, कब कब। बंगाल को जानते हो, प्लासी हुआ था 1757 में, फिर बक्सर हुआ और आस्ते 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 कब्जा दिया। देखो 1772 में फुल कब्जा। देखो समझो, अभी तो हो ही रहा है ना युद्ध, अभी तो आस्ते आस्ते मीर कासिम खत्म करेगा, फिर रखेगा 1764 में बक्सर में, फिर साम्राज्य फिर हासिल करने में टाइम लगेगा। तो 1772 अब मैसूर देखो बाबू, देखो इसमें कितना बढ़िया दिखा है। 1779 उसको किए हैं, ठीक है, हाँ मैसूर वाला, ठीक है। और चेक कर लेना, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है ये, ठीक है। नेपाल को 1816 में किया गया था, ठीक है। मराठा को देखो 1818 में नहीं किए, थर्ड वाला पिंडारी वाला इशू जो हुआ था। बर्मा को भी किया था 1826 में, विलियम बेंटिंग ने किया था। और भी बहुत सारा जतिया है तुम्हारा, विलियम बेंटिंग ने किया, दार्जिलिंग तक किया है, बताओ 1835 में। आसाम को 1838 में, ठीक है। काथोल तुम्हारा है सिंध नेपियर, वही चार्ल्स नेपियर, समझे। तो इसलिए सिंध आता है कि नहीं आता है तुम्हारा नेशनल एंथम में, ठीक है, यही रीज़न है।
डलहौजी, डलहौजी देखो डलहौजी ने कितना बड़ा, क्यों उसको इम्पेलिस्ट बोला जाता है, इम्पेलिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बहुत काम किया होगा। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बहाने बहुत कुछ किया इसने। देखो सतारा को लिया, जैतपुर को लिया, संबालपुर को लिया, भगत को लिया, उदयपुर को लिया, झांसी को लिया, नागपुर को लिया, अवध और सिंध को मिस गवर्नेंस में लिया, और पंजाब को तो बाबू वार एंड कॉन्क्वेस्ट से लिया, इसमें कोई शौक नहीं है। और उसी तरह मराठा को भी वार एंड कॉन्क्वेस्ट, मैसूर को भी वार एंड कॉन्क्वेस्ट, एग्जाम्पल ढेर सारा है। ये बस एक तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए है, समझे, ऐसे बहुत क्रोनोलॉजी हो जाएगा, बहुत लंबा क्रोनोलॉजी चलेगा। अब बाबू एक चीज देखो, बी हैप्पी, वी हैव कवर्ड फर्स्ट पार्ट, ब्रिटिश कंसोलिडेशन, सुनो सुनो नहीं बोलना है, ब्रिटिश कंसोलिडेशन, एक्सपांशन, ठीक है, और जो होल्ड है पहला तो बताया था, याद है। अब सेकेंड बिगर हेडलाइंस, ब्रिटिश पॉलिसी, एक समझ गए, 6 जो चीज था फर्स्ट वाला कवर मीन्स पर्सपेक्टिव से, याद आया। अब सेकेंड वाला बड़ा हेडलाइंस जो ब्रिटिश पॉलिसी है, नया चीज यहाँ से देखो, ब्रिटिश पॉलिसी में तुमको क्या क्या चीज पढ़ना है, तो फिर सब हेडलाइंस भी आएगा, फिर सब पे व्याख्या होगा, है ना। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो अभी तक रिस्पॉन्सिबल है, दिक्कत है यहीं कोमल पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारा चीज, परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट, याद आया, बिल्कुल, इज्जतदारी सेटलमेंट जो पहले मुगल से लाए थे, बहुत सारा चीज, ठीक है, बिल्कुल सभी चीज़ आएगा देखिए। तो यही ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, वही देखो उसी में एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट है, जमींदारी सेटलमेंट जो कहते हैं, रोतवारी सेटलमेंट, माहलवारी है, और इसका असर क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, बहुत गंदा पड़ा, रूरल डिस्ट्रेस, तो पूरा दिक्कत हो गया। अब पॉजिटिव रोल भी पड़ा, क्यों, अरे आप ट्रेड से जुड़ गए, देखो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, समझो। ब्रिटिश फेमिन पॉलिसी, ये तो गजब का टॉपिक है, फेमिन पॉलिसी, सूखा 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 पड़ना होता है ना, जब हमको सूखा पड़ने से अकाल आता है ना, अकाल आना, तो अकाल जब आता था, जब अभी दिखाएंगे, अभी तुमको बताएंगे आक्रम बाबू मासाकार हो जाता था। याद करो तुम लोग को मोहलनोबिस के याद है, जी हाँ, कमी असर हुआ था, बिल्कुल याद है तुमको, नहीं, पीसी मोहलनोबिस बहुत बड़े नाम था उनका, बिल्कुल। ब्रिटिश फेमिन पॉलिसी पढ़ेंगे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखो उतना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पे बढ़ा है, तो हमारा कंट्री में जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थे, हैंडमेड इंडस्ट्री थे, वो तो गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ से डंप करके आ रहा है यहाँ, तो वही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। रेलवे का डेवलपमेंट होना बिल्कुल ब्रिटिश पॉलिसी है, उसको गारंटी एक्ट बोलते हैं, बताएंगे तुम लोग को, सनसेट क्लॉज लगता है यहाँ पे, सब बताएंगे। डलहौजी का क्या रोल रहा है रेलवेज में, ठीक है, रेलवे सिस्टम एक बून हुआ, वरदान साबित हुआ, क्यों, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक्सचेंज करने में बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। जो रेलवे ने इंडिया में किया है वो वही चीज़ बाहर भी हुआ है, यानी कि रेलवे ने बहुत कुछ किया है, बाहर सिस्टम में भी यही हुआ है कि नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ने में रेलवे का, और रेलवे देखो क्या है, क्यों रेलवे का इतना बड़ा हाथ है, क्यों रेलवे अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। रेलवे ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हिंटरलैंड को कनेक्ट करता है, देखते हो, जो रेलवे ट्रैक गांव से बिछा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारा हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ा है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो यही बात करेंगे यहाँ पे, कैसे ट्रांजिशन हुआ हैंडीक्राफ्ट से इंडस्ट्री से लेके फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री में गया है। करेंसी का अभी जो तुम लोग देखते हो, करेंसी का सिस्टम कैसे आया, इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। एजुकेशन, सिविल सर्विस कैसे आया है, लेबर लॉस कैसे इंडिया में आया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और ये तुम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन आज जो पढ़ते हो, कलेक्टर भुगते हो तुम लोग, हाँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा, तो कैसे आया, सब ब्रिटिश का ही देन है। अगेटिंग में लोकल सेल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम का बड़ा बड़ा डिंगलाबाजी करता है तुम लोग, क्या है ये। जुडिशल सिस्टम, आज बड़ा बड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होता है, हाई कोर्ट के बारे में बात होता है, नियम रख दिया ब्रिटिश ने। अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, समझ रहे हो कितना कुछ है जानने के लिए, इसमें सब जान जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि क्वीन प्रोक्लेमेशन के साथ भी मर्ज कर जाता है, 1858, उसका क्वीन प्रोक्लेमेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉडल इम्यूनिटी रिफॉर्म्स, यही इससे रिलेटेड तुम्हारा वही डिवाइड कर देना, सिख के लिए अलग कर दिया तुमने, मुस्लिम के लिए अलग कर दिया, तुम तो कंट्री में डिवाइड कर रहे हो ना। उसका डायरकी सिस्टम क्या है 1999 का, ठीक है, 1919 का, अभी समझ में नहीं आएगा, बस खाली समझते जाओ। उसके बाद 1998 उसका गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, वो तुम्हारा
ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995, फिर इसके बारे में तो बहुत कुछ बताया हमें क्लास में तुम लोग को कि ये तो बेंचमार्क है हम लोग का। जो अभी का संविधान है पूरा लिया गया है 1935 से, समझे। उसके बाद कहा जाता है, एक सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन, लास्ट वन देखो कि बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, संविधान बनाना। जो 3 साल के अंतरकाल में जो बन गया हमारा, इतना आसान नहीं था बनना, थैंक्स टू 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट पूछा गया सवाल है 16-17 में, समझ गए। ये सभी इश्यूज को हम लोग पढ़ने वाले हैं 1935 तक, यानी कि लंबा है ब्रिटिश पॉलिसी, समझ गए। तो चलो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या रहा है, देखो पहले तो बात तुमको समझना होगा कि बाबू ब्रिटिश ने जितने भी अपने कॉलोनियल पॉलिसी डिज़ाइन की हैं, फैब्रिकेट की हैं, सब में कॉलोनियल टिंज था। कॉलोनियल टिंज मतलब क्या कि एक्सप्लॉयटेशन, समझे ना, इसलिए टिंज लिखा जाएगा, टिंज TINGE, टिंज मतलब उसमें क्या है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या है, अपना स्वार्थ। टिंज एक ही मीनिंग हुआ। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था, और उसमें एक तुम्हारा लैंड था। लैंड से पैसा अर्जित किया जाएगा, जो कि जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, और क्या करें, कॉलोनी क्यों बनाया, यही सब चीज़ के लिए ना। अब इस चीज़ को समझते और वो आगे बढ़ाते हुए लैंड रेवेन्यू के लिए पॉलिसी लाएगा। तो वही देखो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है इसका, वही कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इसने क्या किया, जमींदारी, इसको जमींदारी सेटलमेंट बोलते हैं। इसने 1793 में, ठीक है, बंगाल में इम्प्लीमेंट किया है। सभी के बारे में जाएंगे डिटेल में, पहले ढांचा तैयार कर लो। उसका रोतबारी, देखो रोत का मतलब होता है पीजेंट्स। अब देखो पहले ये समझना होगा, हालांकि बताएंगे थोड़ी देर में भी, कि परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है, इसमें क्या है कि एक जमींदार रहेगा, मीडिएटर। तो वो क्या करेगा, पैसा उठाएगा पीजेंट से और फिर जाके उसको सौंप देगा, ठीक है। जमीन के लिए ऑक्शन होगा, और जो आएंगे जमींदार वो खरीदेंगे, पैसा देंगे, और जो कलेक्ट करेगा उसमें मैक्सिमम ब्रिटिश को देंगे, थोड़ा सा नफ़ा अपना खा के बैठेंगे, ठीक है। अब इस सिस्टम से एक गजब का डिफरेंस ये हुआ कि बताओ जमींदार भी है मगर परमानेंट जमींदार नहीं है। क्योंकि जमींदार लोग तो बड़ा इज्जतदार रहते हैं ना, बड़ा अलग है जमींदार है। मैं ये कैसा जमींदार कि जमींदार लेस वाला जमींदार, यानी कि जमींदार है वो परमानेंट नहीं है। तो ये बात तुमको समझना होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाया है। अब देखो क्या है कि अब जमींदार ने ऑक्शन में पैसा दे दिया, पहले ही ब्रिटिश को सौंप दिया। अब वो फार्मर्स को तो एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, चाहिए। अब देखो कोई भी तुमको दिक्कत है, उसे क्या मतलब, बैंक वाला तुमको पैसा मांगेगा ही मांगेगा, वो वसूलेगा ही, चाहे वो किसी तरह वसूले। वही चीज़ तो एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया। तो ब्रिटिश को लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो रोतबारी सेटलमेंट लाएंगे। और स्पेशली रोतबारी सेटलमेंट तुम्हारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ। इसलिए क्योंकि देखो इसका रीज़न, एक दूसरा रीज़न भी है, क्योंकि वहाँ पे ज़मींदार नहीं मिल रहे थे। जब ज़मींदार नहीं मिल रहे थे तो रोतबारी यानी कि पीजेंट डायरेक्ट देगा पैसा ब्रिटिश को। और उसका तीसरा है महलबारी, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज। और ये एग्जैक्ट डिपिक्शन तुम्हारा लगान मूवी में है। लगान मूवी देखे हो तुम लोग सभी लोग? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो ईमानदारी से बोलो। तो कई बार फ्री टाइम मिलता है, जिस दिन कुछ करने का मन नहीं है तो जाकर लगान मूवी जरूर देख लेना। उसमें ये जो सिस्टम है महलबारी सेटलमेंट के बारे में गजब दिखाया है, ठीक है। वो बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट हो जाएगा, तुम उसको देखोगे कि किस तरह ब्रिटिश पैसा 2 गुना लगान देना पड़ेगा कैप्टन रसल। तो उसमें तुमको लगान के बारे में समझ में आ जाएगा कितना बड़ा एक्सप्लॉइटेशन था वो चीज़। कुछ मूवी है जो कि आपको नॉलेज को प्रदान करते हैं, है ना। तो उसमें लगान की एक मूवी बहुत बढ़िया से दिखाया उसमें। और उसमें तो बाबू वो मूवी फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। मेरा मूवी तुमको तो अपना आदमी तो है नहीं, जो बात है कि हम प्रेस करें फालतू का, ठीक है ना। वो उस मूवी में इतना डेडिकेशन से दिखाया है सभी चीज़ों को, इंडियन हिस्ट्री को भी रखा है उसमें। और उसमें एक डेडिकेशन दिखाया है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाया है, और जुनून से डिटर्मिनेशन कुछ भी किया जा सकता है। एक कोई शौक के लिए क्रिकेट खेलता और एक क्रिकेट खेल रहा है अपने लगान को बचाने के लिए, समझ रहे हो ना। यानी कि कोई शौक से कलेक्ट्री का तैयारी करता, एक आदमी अपना कलेक्ट्री का तैयारी कर रहा है, यानी कि पूरा जनरेशन को चेंज करने के लिए कि आने वाला समय उसका ठीक रहे, अगल बगल का जो समय है तो सब ठीक हो जाए। तो मतलब एक गया भी इंस्पिरेशन, हमको तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है अभी भी स्टिल। व्हाट अ मूवी। वो ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुआ था उस समय का बता रहा हूँ, मैं नहीं हुआ क्योंकि राजनीति है, समझे। तो महलबारी सेटलमेंट का जिक्र आया इसलिए लगान बोलना पड़ा हमको। और ये चीज़ अवध में है। इसमें क्या कि देखो इसमें है क्या, देखोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा
कि ग्रुप ऑफ विलेजर्स है, वो एक साथ आएंगे और पैसा कलेक्ट करेंगे तब फिर ब्रिटिश उसको देंगे। क्योंकि एक वो होता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है तो बहुत सारे विलेज होते हैं, विलेज के जो मुखिया है सब साथ आए, पैसा कलेक्ट किया, एक मुखिया अपना गांव का पैसा कलेक्ट किया, उसका सरपंच किया, कलेक्ट करके फिर पैसा जो इकट्ठा हुआ जाके दे रहे हैं। एग्जैक्टली दिखाया गया है मूवी में ये चीज़, ठीक है। तालुकदारी थे जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मलजूदारी थे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग कॉन्टेक्स्ट में यही बोलना चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम था उस समय अवेलेबल। अब देखो जो भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किए जाते थे इस सेटलमेंट के द्वारा, समझ में आया ना, बहुत सारा सेटलमेंट, वो इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करेगा ब्रिटिश, वो ट्रेड और कॉमर्स पे करेगा, और फाइनेंस कैपिटलिज्म यानी कि तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, वेंचर कैपिटल बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप नए नए बनाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये सभी चीज़ था, समझे। अब देखो अब कैसे हुआ क्रोनोलॉजी समझो। यहाँ पे तुम लोग बंगाल में 2 वार हुआ, देखते जाओ अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें। बंगाल में 2 वार हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। उसका डुअल गवर्नमेंट बना है तुम्हारा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। दीवानी तुम्हारा टैक्स कलेक्शन के लिए, निजामत तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। बस सेटिस्फाई नहीं था ब्रिटिश, इसलिए वारेन हस्टिंग आया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। याद है ना तुम लोग को, 1772 में आए हैं। आज 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनका नामकरण चेंज कर दिया गया, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, और इन्होंने इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट किया। और ये क्या किए थे, इन्होंने एक सिस्टम दिया था, इज्जतदारी सिस्टम, और ये मुगल से लिया गया था। देखो अब परमानेंट तक पहुंचने के लिए कुछ पहले वाला होना चाहिए ना कुछ चीज़, तो परमानेंट तक बात कैसे पहुंचता है, क्योंकि कर्नवालिस के टाइम में पहुंचा था, अभी तो वेस्टिंग ही है। तो वारेन हस्टिंग के साथ में जेनेसिस कैसे स्टार्ट हुआ ये सेटलमेंट का, ये समझो बात को। तो एक सिस्टम बनाया 5 साल तक के लिए, इज्जतदारी सिस्टम, ये मुगल से लिया गया था, ठीक है, क्योंकि मुगल के टाइम में ये था। और इज्जतदार मतलब होता है कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू का जो, यानी कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यही बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भूमिका अदा करता है। देखते जब बात को, तो अब देखो अब क्या हुआ। जब वारेन हस्टिंग साहब आए, यानी कि 1770 लेके 1780 के टाइम में एक बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हुआ इंडिया में, समझे। कि डिबेट यही था, थिंक टैंक मतलब क्या था, इंटेलेक्चुअल्स लोग, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है कि नहीं, प्रोग्राम और पॉलिसी जो इंडिया में इंप्लीमेंट होगा, उससे पहले प्लानिंग कमीशन था, ये लोग को थिंक टैंक बोलते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल जो तय करता है, तो ये 10 साल में 1770 से लेके 80 तक बहुत सारे थिंक टैंक आए, और इन्होंने सजेशन दिया कि कौन टाइप का सेटलमेंट सही रहेगा ब्रिटिश को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि भाई उस पर विश्लेषण होना चाहिए, बहुत डेटा होना चाहिए उस पर, ऐसे तो कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो वहाँ पे 3 हस्ती आए, बड़े बड़े स्कॉलर, समझ गए। थिंक टैंक बोलेंगे समझ में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल्स, थिंक सोचने वाला टैंक है, एक इंटेलेक्चुअल्स लोग, स्कॉलर्स लोग, 3 थे। मैं इसलिए थोड़ा बल दे रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन 18 का ये, ठीक है, आज देख लेना तुम लोग जाके। देखो अलेक्जेंडर डॉवे, फिलिप फ्रांसिस एंड हेनरी पोटेटो, ठीक है, पेटेलो ऐसे करके नाम है, नाम तुमको मिल जाएगा बाद में, डोंट वरी, ठीक है। ये तीनों के बीच में बात हुआ, तब वहाँ से 2 क्लास ऑफ थॉट जनरेट हुआ, 2 क्लास, यानी कि एक हुआ तुम्हारा जेम्स ग्रांट स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं होता, स्कूल का मतलब क्या, एक थॉट, इस विचारधारा, कौन बताए थे ना कल्चर में, स्कूल का मतलब क्या होता है कि इस टाइप का विचारधारा। तो 2 टाइप का विचारधारा निकला, एक को बोलते ग्रांट स्कूल, एक को बोलते सोर स्कूल, ठीक है, आदमी के नाम के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों आदमी थे इसलिए उनका स्कूल, अपना स्कूल। अब जो ग्रांट स्कूल है वो क्या बोलते थे कि जमींदार को परमानेंट प्रॉपर्टी मत दीजिए, प्रॉपर्टी मतलब क्या, ओनरशिप मत दीजिए, ये बोलता था कौन, ग्रांट स्कूल। और जो सोर स्कूल बोलता था कि नहीं दे देना चाहिए आपको, क्योंकि दे दीजिएगा तो हेडेक कम हो जाएगा आपका ब्रिटिश का, कौन इतना देखेगा यार, जमींदार जो करना करो, ठीक है। अब उसमें देखो सोर जीत गया कि दे दो परमानेंट, देखो वही बात हुआ, क्योंकि ब्रिटिश हेडेक लेना नहीं चाहेगा, ब्रिटिश को और भी काम है, अरे गेटिंग में समझो। तो क्या हुआ कि इसमें सोर को तवज्जो दिया गया, सोर जीत गया। तो उसके बाद सोर माइन्यूट बना, माइन्यूट मतलब 100 का, माइन्यूट मतलब था लॉ, जैसे रेजोल्यूशन बोलते हो तुम लोग, सोर माइन्यूट बना, ये शब्द है ना, सोर लॉ बना, माइन्यूट मतलब एक कानून बना। इसमें क्या है, तब यहाँ से जाकर बाबू परमानेंट सेटलमेंट, क्यों, क्योंकि आपने दे दिया प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप दे दिया जमींदार को परमानेंट, जब जमींदार को परमानेंट दे ही दिए तो परमानेंट सेटलमेंट होगा। मतलब जमींदार परमानेंट मालिक नहीं है, आप कुछ समय तक लिए उसको दे रहे हो, यानी कि ब्रिटिश हेडेक लेना नहीं चाहता है। 10 साल के लिए, ये तुम्हारा 10 साल के डिकेडल वाला है, ठीक है। तो 1790 में शुरू हुआ ये चीज़,
ठीक है। और उसको जब दलाउजी साहब आए उसको परमानेंट कर दिए, तो इसलिए ये चीज़ जो तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट हो गया। 10 साल तक लिए इंट्रोड्यूस था, जैसे ही दलाउजी साहब आए उसको परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। आई होप समझ में आ गया किस तरह डिबेट हुआ इंटेलेक्चुअल लोग का। आगे बढ़ो। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है तुम्हारा कि परमानेंट सेटलमेंट में जो केंद्र पे रहेगा वो जमींदार है। जमींदार क्या है कि जमींदार क्या करेगा, प्रोप्राइटरशिप है उसका। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, ओनरशिप है लैंड के ऊपर। तो प्रेशर देगा वो पीजेंट्स के ऊपर कि हमको लैंड चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अब बाबू जो 10/11 जो शेयर है वो ब्रिटिश को जाएगा, 11 भाग में 10 भाग ब्रिटिश को जाएगा। देखो किस तरह बनाया था, देखो ये लोग, जितना नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा रहेगा उतना ही कम मिलेगा उसको, ये समझो। और 1/11 यानी कि छोटा सा फ्रैक्शन वो खुद रखेगा जमींदार, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो लैंड फिर से ऑक्शन हो जाएंगे, यानी कि सनसेट पॉलिसी के द्वारा आपका वैलिडिटी खत्म हो गया, आप नहीं हैं, आप कारगर साबित नहीं हुए हैं, जाइए आपका ज़मीन फिर दूसरे को चला जाएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये मत समझना कि जमींदार परमानेंट है, वो सिस्टम परमानेंट है। बुझने आया? तो वही तो बोल रहा हूँ, ये प्लॉट था इंडियन जमींदार के ऊपर। कहा जी ऐसा दिन आ गया मेरा कि जमींदार भी है, कोई इज्जत भी नहीं है, यानी कि एजेंट की तरह हम काम कर रहे हैं। देखना ना, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा पूरा बहे जा रहा है, ब्रिटिश जा रहा है वहाँ पे, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन है ना, रूरल डिस्ट्रिक्ट पूरा तबाही। लोग परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं। और वही करप्शन एमंग जमींदार, जो कम इनकम हो रहा है, जब आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी में जैसे होता है, जमींदार ये होगा, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जहाँ रेवेन्यू वाला चीज़ आएगा बाबू तो आँख तो मटकेगा ना। लगता है तुम्हारा, तुम तो बाबू ऊपर का चीज़ देखो, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, तो होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को मैं एकदम एक तुमको उसमें बोलते हैं जैसे लिखना, राइटिंग्स में तुमको बताना चाहूँगा। देखो परमानेंट सेटलमेंट, इसका पहले का भूमिका समझ गए तो देखो 1770 में तुम्हारा किया गया, ठीक है, मच बिफोर कमिंग ऑफ कर्नावालिस आने से पहले, क्योंकि ओवरन हस्टिंग रख दिया था नियम इसका, वही इज्जतदारी वाला सिस्टम से, है ना, जानते हो। नंबर ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स आए वही जो थिक टैंक थे, अलेक्जेंडर डावे, फिलिपिन फ्रांसिस एंड ये हेनरी पटुलो, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद अलेक्जेंडर डावे अपनी किताब में लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान अपना किताब में लिखते हैं कि आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि इन्होंने ही आइडियाज़ को लिखा है अपनी किताब में। तो यानी कि इनका दिमाग बहुत लगा होगा, क्योंकि डावे यही तो थे जो वहाँ बात चल रहा है उसमें दो हुआ ना, एक तुम्हारा सोर और एक तुम्हारा ग्रांट, हाँ ठीक है ना, ग्रांट स्कूल, ठीक है, इट्स फाइन। उसके बाद देखो पीट इंडिया एक्ट 1784 में आया, 1773 में आया था। उसके बाद 1784 में पीट इंडिया एक्ट आया है, बाद में जानोगे तुम। इसने इन्फ्लुएंस किया फिलिपिन फ्रांसिस को, और उसके बाद तुम्हारा परमानेंट रूल की तरफ मूव किया है लोग, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव किया कि हाँ ये बेस्ट होगा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। दो स्कूल्स बढ़ गए, जानते हो, ग्रैंड स्कूल अभी जस्ट बोले हो, और सोर स्कूल जो डिबेट करने लगा कि परमानेंट सेटलमेंट सही है कि नहीं है। तो इसमें जानते हो कि सोर स्कूल जीत गया, तो ग्रांड स्कूल जो तुम्हारा है उसने बोला कि जमींदार को प्रोप्राइटरशिप नहीं मिलना चाहिए लैंड का, मगर सोर स्कूल बोला कि मिलना चाहिए, ठीक है। फाइनली सोर जीत गया ग्रांड के ऊपर, और इसके वजह से जमींदारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट का भूमिका वहाँ से शुरू हो गया, डायरेक्शन मिल गया। होप सो जो पढ़ा है वही लिखा है, देखो कैसे लिखने का तरीका कैसे होता है, समझो। फीचर्स देखो, ये भी बता चुके हैं तुम लोग को माइंड मैप में कि जमींदार क्या है, प्रोप्राइटर मिल गया लैंड, ठीक है, जमींदार को मिल गया कि चलो आपको ओनरशिप मिल गया, 10/11 जो भाग होगा चुपचाप जाके कंपनी को दे दीजिए, और 1/11 भाग होगा वो आप रखिए, अपना जो भी करना है करिए। सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1794 में, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से कि जमींदारी राइट ऑक्शन हो गए। यदि आप फेल हो गए लैंड रेवेन्यू को पे करने में, यदि आपने टाइम पे नहीं दिया तो आपका जमींदारी राइट खत्म हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा, नीलाम कर देंगे, ठीक है, और दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे बोल चुके हैं, पीजेंट्स का पूरा एक्सप्लोटेशन, जमींदारी सिस्टम का डिस्ट्रक्शन, है ना, क्योंकि जमींदार का जो राइट था वो तो जमींदार अपने आप में बोलता था जमींदारी ट्रेडिशन ना, हम हैं जो है, हमारा ज़मीन है तो हमारा पावर है, ये तो पावर खत्म हो गया आपका। उसका एब्सेंटिव, वही बोल रहा है एब्सेंटिव लैंड नॉर्डिज्म, यानी कि फ्यूडल सिस्टम है एब्सेंटिव वाला, यानी कि वो परमानेंट ही नहीं है, जमींदार विदाउट हैविंग लैंड, वही बोल रहे हैं, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, वो तो पता है तुम लोग को।
होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो क्या बताया गया तुम लोग को कि परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ था, यही सब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही जान रहे थे ना। और उसके बाद दलाव जी आए तो उसको परमानेंट कर दिए, ठीक है। जो पॉइंट नहीं है उसमें तुम माइंड मैप में देख चुके हो। अब हम चीज़ों को देखेंगे कि दूसरा चीज़ क्या है हम लोग का, क्या रोतवारी। तो बाबू रोत का मतलब क्या होता है, रोत का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी, ऊपर बताए थे। रोत मतलब होता है पीजेंट, डायरेक्ट पीजेंट से लेना। और बताए थे इसका रीज़न, देखो इसका रीज़न बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो इस चीज़ को। एक तो एक्सप्लोइटेशन हो गया परमानेंट सेटलमेंट का, तो लोग ला के थोड़ा चलो ठीक है थोड़ा सा राहत दे, पीजेंट से डायरेक्ट करेंगे तो पीजेंट का भावना भी समझ पाएगा, पीजेंट भी खुश रहेगा, नंबर वन। दूसरा चीज़ क्या है कि भाई तुमको ज़मींदार मिलेगा तब ना, अब मद्रास और बॉम्बे में मिल नहीं रहा है, तो बहुत सारे रीजन है इसके। देखो अलेक्जेंडर रीड जो थे वो फादर ऑफ रोतवारी सेटलमेंट कहा जाता है इनको। अलेक्जेंडर रीड क्या थे तो फैक्चुअल में सभी जान लोगे तुम लोग, अभी बस फैमिलियर हो जाओ। सिस्टम ये रोतवारी सेटलमेंट क्या है कि ऑल मिडल मैन को हटा दो, ठीक है, जो कि प्रेजेंट था आपके परमानेंट सेटलमेंट में। क्यों? क्योंकि करप्शन होता था और वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होता था पीजेंट्स का, ठीक है। ये डायरेक्ट सेटलमेंट है पीजेंट के साथ, यानी कि रोत का मतलब होता है पीजेंट, इसलिए रोतवारी डायरेक्ट सेटलमेंट हुई थी और पीजेंट्स। आफ्टर रीड के बाद थॉमस मुनरो आए, बहुत बड़ा नाम है जी थॉमस मुनरो का, ठीक है। वो आए, वो असिस्टेंट थे रीड के, और इन्होंने डेवलप किया ये सिस्टम, रोतवारी सिस्टम। और ये नेलोर में बोले थे नीचे वाला, मद्रास में लगा, आरपुट में लगा, और भी एक दो जगह प्रोविंस में लगा था वहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। नेलोर वेलोर कहाँ है, सब साउथ में है, नीचे है ना। अब देखो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी, समझ गए। रोतवारी सेटलमेंट कहाँ पे हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। उसके बाद ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी हुआ था, उसमें एलिफस्टन थे 1823 में हुआ था, ठीक है। और थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। और उसके बाद ये सिंध, असम और कुर्ग में भी किया गया, ठीक है। ये सब सिंध एरिया वही है, असम और कुर्ग मतलब वो बगल का एरिया है। स्पेशल जो फीचर था मुनरो सिस्टम का, यानी कि मुनरो रिस्पॉन्सिबल है, रीड के बाद मुनरो आए हैं, बोले हमें, उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट डिमांड ऑन लैंड वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। जो डिमांड है सरकार का कि इतना इतना पैसा चाहिए वो फिक्स रहेगा। हर एक कल्टीवेटर को या तो कुड टेक और रिजेक्ट द फील्ड, या तो आप लो अपना लैंड वहाँ पे किसानी करो, अपना एग्रीकल्चर फार्म जो करना है करो, या तो फिर आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि किसान भी तो ज़मीन ले रहा है सरकार का ही ना, और उसका अपना ज़मीन तो है नहीं। एब्सेंस ऑफ जमींदार इन सम रीजन, वही एक रीजन ये भी है कि जमीन मद्रास और बॉम्बे में था नहीं, इसलिए ये सिस्टम वहाँ पे आया, जो बोल चुके हैं तुम लोग को। कंपनी आल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट, हाँ कंपनी ये भी चाहता था कि जो जमींदार का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब है ना दबाने का जो चीज़ है एक्सप्लॉइटेशन, वो ना हो, इसलिए ये चीज़ लाया गया। अब देखो तो समझ गए, पहले ये समझो कि कहाँ कहाँ किया गया है, तो थोड़ा खाली ढांचा तैयार कर लो। बिल्कुल यहाँ पे आसाम, कुर्ग, सिंध में बिल्कुल, ठीक है, यहाँ किया गया। आसाम में किया गया, देखो आसाम में लिखा होगा, ठीक है, बाद में किया गया। तो देखो अब महलबाड़ी सेटलमेंट देखो, महलबाड़ी में क्या हुआ कि जो आपका लैंड रेवेन्यू होगा वो होल विलेज या ग्रुप या महल वो कलेक्ट करके देगा आपको, महल, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये मॉडिफाइड वर्जन है जमींदारी सिस्टम का, थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, वो ऊपर वाला पंजाब के ऊपर वाला रीजन, ठीक है, जहाँ से अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस हो रहा था, टर्किस का इन्फ्लुएंस हो रहा था, वहाँ पे किया गया। सेंट्रल इंडिया में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी का पार्ट में। ये रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है कि ये मेड फ्रॉम विलेज बाय विलेज करके, और जो कलेक्ट करेगा चीफ जो हेडमैन होगा कलेक्ट करके दे देगा उसको। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था अवध में, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अवध एंड देन इन मराठास कन्क्वर, पहली बार अवध में किया गया। उसके बाद मराठा को जो कन्क्वर किए थे थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद, वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया था ये महलबाड़ी सेटलमेंट। ये इंट्रोड्यूस किया था हॉल्ट मैकेंजी प्लान के हिसाब से। क्यों? ये लोग एक्सपर्ट थे, ये लोग बताए थे कि इस तरह भी हो सकता है सेटलमेंट, तो मैकेंजी प्लान के हिसाब से ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका असेसमेंट क्या था कि कैसे रेवेन्यू आएगा, तो बाबू नेट प्रोड्यूस, आपके पास कितना प्रोड्यूस हुआ है सामान, कितना आपने उगाया है, कितना आपने कल्टीवेट किया है, उसके हिसाब से जितना कल्टीवेट किया है उस हिसाब से हमको पैसा दो। क्यों? क्योंकि अब फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो कैसे देगा फिर? समझ रहे हो ना बात को? जैसे विलियम बेंटिक साहब आए, ठीक है, इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, क्योंकि उस समय रॉबर्ट मार्टिन बोर्ड प्लान हुआ था। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि दिक्कत नहीं है, फेमिन पॉलिसी, फेमिन आ रहा है देश में, सूखा आ रहा है, अकाल आ रहा है,
उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, विलियम बेंटिक आए, वो बोले कि ठीक है हम रेट को रिड्यूस करते हैं, पहले 83% था, अब वो 66 करते हैं, 66 कर दिया गया। फिर आने वाले समय में 66 से 50% किया गया। जब सहारनपुर रूल्स यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राउट और बहुत ज़्यादा फेमिन आने लगे, ये लोग मजबूर हो गए कि अब कहाँ से एक्सप्लॉइट करेंगे इन लोग को, समझ गए। तो इम्पैक्ट, लैंड रेवेन्यू का इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, जानते हो, पिजन का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इकोनॉमी इम्पावरिशमेंट हो गया, यानी कि इकोनॉमी पूरा चरमरा गया, पूरा बर्बाद हो गया। इंडिजिनियस एग्रीकल्चर सिस्टम जो अपना चल रहा था आपका पूरा बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, ठीक है। नए नए प्रॉब्लम्स आने लगे। 6th वन देखो, जमींदार ट्रेडिशन बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। रूरल इंडिपेंडेंस, कर्ज बढ़ने लगा लोगों का, पिजन्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा मनी लैंडर्स से। एज अ होल बता रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट, टोटल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फुल, उसमें सभी चीज़ आते हैं। आपने बोला कि कैश क्रॉप उगाओ फोर्सफुली, है ना, बाद में जाके रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट हो जाता है, बहुत तरह का बात हो जाता है, स्टार्वेशन हो जाता है। लोग क्या है, अरे भाई स्टार्वेशन तक हालत हो गया, लोग अब उगाना नहीं चाहता, कल्टीवेट नहीं करना चाहता, उसके बाद फेमिन पॉलिसी, अब फेमिन आ गया, अकाल पड़ गया है, तो यानी कि लोग मर रहा है खाने के बिना, यानी कि ये क्या हुआ, स्टार्वेशन हो गया, समझ गया ना। अब पिजन्स में डिसकंटेनमेंट गुस्सा है, उसके बाद में जाकर पिजन रिवोल्ट पे कन्वर्ट हो गया। गेटिंग मी? दिस इज क्लास फॉर टुडे।